बताते हैं विधि। अगर आपने एलएलबी पास की है या उससे कोई ऊपर शेयरडी की डिग्री ली है, लेकिन कम से कम एलएलबी पास की है, वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन, या तो आपने बीए बीकॉम बीएससी के बाद, जो कि बीसीआई से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद आपने एलएलबी की है, चाहे आपने 2+3+3 वाला किया हो, बीकॉम बीए करने के बाद एलएलबी की हो, चाहे आपने 5 ईयर्स का डिग्री कोर्स किया एलएलबी का 2+3 ईयर्स। उसके बाद आपको अगर वकालत करनी है तो आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आज उसकी प्रक्रिया बताता हूँ आपको कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको AIB कैसे देना है, ये सब बात बताता हूँ आपको उन बच्चों के लिए जो एलएलबी कर रहे हैं या जिनका भी पंजीकरण नहीं हुआ है, या वो बुजुर्ग भी जिन्होंने पेंशन के बाद या बीच में नौकरी छोड़ के या व्यवसाय बंद करके एलएलबी की है, उनके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि मैं मेंबर रहा हूँ बार काउंसिल ऑफ यूपी का 5.5 साल, इसलिए, और मैंने करीब 5-5.5 हज़ार अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन भी कराया है बार काउंसिल ऑफ यूपी में रहते हुए, उससे पहले भी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बार काउंसिल के साइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालें। उसमें आप अपना नाम पता तो भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जो लिखा है सब करना पड़ेगा। पर जो शर्तें हैं उसमें सबसे पहली शर्त ये है कि आपने एलएलबी जो की वो भी किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी को और जिस कॉलेज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे रखी है, ना कि ऐसे ही जिसको मान्यता प्राप्त ना हो। आपने आफ्टर ग्रेजुएशन एलएलबी की है या 5 ईयर्स कोर्स किया है, ये आपको ज़रूरी है। साथ में आपको जो कागज़ लगाने पड़ेगा अभिलेख लगाने पड़ेंगे, बाकी आप खुद भर लेंगे, नाम पता ही है, उसमें एड्रेस वगैरह है, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, ये कॉमन चीज़ें जो आप हर फॉर्म भरते हैं। लेकिन विशेष बातें जो यहाँ पे हैं, जो आपको भरनी, जिनका ख्याल रखना है आपको बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, सबसे पहले आपको अपने एज प्रूव करने के लिए, एज साबित करने के लिए आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और साथ में उसकी मार्कशीट लगानी पड़ेगी, जिससे आपका नाम और आपका एज का पता चले उस फॉर्म के द्वारा। एक बात और आपको बताता हूँ मैं, जो आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट में आपका नाम होगा, उसी नाम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे। और अगर हाई स्कूल से लेकर के और एलएलबी करने तक अगर आपके नाम में कोई परिवर्तन आया है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपका वही नाम वहाँ रजिस्टर होगा जो हाई स्कूल में आपका नाम, पूरा नाम था, बगैर किसी उपनाम के या विद एनी उपनाम, कास्ट या कास्ट के बगैर, बिल्कुल वर्बेटम वही होगा जो हाई स्कूल में आपका नाम था। वो साथ में एज के लिए ज़रूरी है वो। उसके बाद आपको इंटर के सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ग्रेजुएट होने के लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन की है एलएलबी से पहले या 5 ईयर्स डिग्री कोर्स किया है। ग्रेजुएशन अगर आपने की तो वो मान्यता प्राप्त कॉलेज से हो, उसमें परसेंटेज की पहले बात थी, अब वो परसेंटेज की बात नहीं है, यूपी में नहीं है, बाकी का पता नहीं वहाँ जैसा हो पता नहीं। यूपी में आपके परसेंटेज की कोई बात नहीं है फिलहाल। और वरना आप साइट पर पता कर लीजिए आपको क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन जो होगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे शायद परसेंटेज 40 या 45% जो जहाँ का है वो एडमिशन आपको तभी एलएलबी मिलेगा तब आपको, जब आपको इतनी मिनिमम परसेंटेज। साथ में अत्यंत आवश्यक ये है, एक तो डिग्री हो गई क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की, और 5 ईयर्स है तो आपकी एलएलबी के 5 साल की मार्कशीट और आपकी एलएलबी की डिग्री। एलएलबी की डिग्री आप, क्योंकि लॉ की हाथ का डिग्री नहीं मिलती, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दाखिल कर सकते हैं अगर आपको डिग्री नहीं मिलती है। और अगर आपने बीए के बाद 3 साल की एलएलबी की है तो सारे सेमेस्टर्स का, ये हर ईयर का आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी, और साथ में आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री लगानी पड़ेगी, और डिग्री समानता मिलती नहीं है उससे। ये सब कागज़ अभिलेख जो हैं आपको लगाने पड़ते हैं बार काउंसिल के उसमें। साथ में आपको बार के अध्यक्ष का सर्टिफिकेट, अपने क्या कहते हैं सेक्रेटरी का सिग्नेचर पर कराते हैं आप लोग फॉर्म में हम लोग। और अब एक बात और हो गई है, आपको लिखना पड़ेगा कि आप किस जिले में प्रैक्टिस करेंगे,
किस बार के मेंबर बनेंगे आप और किस बार में वोट करेंगे, ये व्यवस्था लागू हो गई है जब से 1 मैन 1 ईयर 1 बार 1 वोट का कानून लागू हुआ है, तब से ये भी व्यवस्था लागू हुई है। ये भी आप वर्णित करेंगे उसमें, और साथ में उसके आप जो है, अगर आपका कोई गैप है, देखिए आपने 10th के बाद अगर आपने 5 इयर्स लॉ कोर्स किया है किसी कॉलेज से, तो इंटर और 5 इयर्स 7 साल, और अगर आपने BA 3 इयर्स प्लस LLB 3 इयर्स की है तो 8 साल। अगर 7 साल से या 8 साल से एक दिन भी फालतू है, गैप है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या वो गैप क्यों हुआ है। क्योंकि आपने कोई जॉब किया हो तो जॉब आपने कब शुरू किया, कब छोड़ा, आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपकी बीमारी की वजह से पढ़ाई रुकी हो, छूटी हो, आप कहीं फेल हुए हों, अनुत्तीर्ण हुए हों, पेपर ना दे पाए हों किसी वजह से, तो आपको वो एफिडेविट देना पड़ेगा कि इस वजह से इस वर्ष में मैं पेपर नहीं दे पाया, बीमार था, ये जो भी वजह रही हो, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो LLB के बाद या पहले, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने इतने वर्ष जो है ये MA किया, ये B.Ed किया, जो भी किया है। गैप कोई नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन का भी गैप हुआ, अनएक्सप्लेन्ड गैप हुआ, अनएक्सप्लेन्ड, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपने जॉब भी किया और जॉब छोड़ दिया है तो आपको निश्चित तौर पे जॉब ज्वाइनिंग लेटर और वहाँ से जो आपका छोड़ा गया जॉब को वो लेटर अवधि को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में थे तो आपको जो भी जब ज्वाइन किया, जब छोड़ा है, तब आपको देना पड़ेगा। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जितने लोगों ने 2010 से पहले LLB कर रखी और रजिस्ट्रेशन बाद में करा रहे हैं किसी वजह से, तो उनको AIB देने का कोई क्या कहते हैं वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन सीधे हो जाएगा, वो सीधे अधिवक्ता बन जाएगा, और उनको फिलहाल जो कानून है हर 5 साल बाद अपना वो प्रैक्टिस एडवोकेट दिखाने के लिए बकायदा दाखिल करने पड़ेंगे और COP लेना पड़ेगा, जो वर्तमान में व्यवस्था है। बाद में क्या होगी, जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैटर पेंडिंग हो जब तय होंगे उसके बाद ये तय होगा। दूसरी बात, तो आप जो हैं रजिस्ट्रेशन के बाद विदिन, अगर आपके 2010 या उसके बाद की LLB है, पास किया है, तो आपको निश्चित तौर पे AIB देना पड़ेगा विदिन 2 इयर्स ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। 2 साल तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोर्ट के अपेयर सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा जब तक आप फ्रेश COP जो आपके BCI और BC स्टेट BC से मिलती है आफ्टर क्लियर AIB, वो जब तक आप क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक आपके जो अधिकार है वकालत करने के वो रुक जाएंगे। ये व्यवस्था वर्तमान में है। और एक बात और है, अगर आपने कोई नौकरी की है, नौकरी छोड़ दी है, तो उसका पूरा विवरण देना पड़ेगा। आपका कोई आपराधिक इतिहास है, आपके कोई अगर मुकदमे विचाराधीन है, जो छूट गए उसका कुछ नहीं, जो मुकदमे पेंडिंग है उनका आपको लिखना पड़ेगा कि फला फला मुकदमे मेरे पर खिलाफ चल रहे हैं, और ये शपथ पत्र देना पड़ेगा कि उन मुकदमों का जो भी निर्णय होगा, उसको आप बार काउंसिल को उस केस के तय होने के तुरंत बाद बार काउंसिल को सूचित करेंगे। अगर आप कन्विक्ट हैं, कन्विक्शन आपकी हुई है, या आपको बैड कंडक्ट से किसी नौकरी से निकाला गया है, तो वो जैसे RP एक्ट में प्रोविजन है, जब तक आपका वो समय पूरे हो जाता है उसके 2 साल तक आप अपना पंजीकरण नहीं करा सकते। मान लीजिए आपको सज़ा बोली है 5 साल की, आपने 5 साल सज़ा काट ली, 4 साल की बोली 4 साल सज़ा काट ली, तो उसके बाद 2 साल तक पंजीकरण नहीं कराएंगे। फिर आप एफिडेविट देंगे कि मेरा सज़ा तब हुई थी और मेरी सज़ा जो है इस वर्ष खत्म हो चुकी है, 2 साल पूरे हो चुके। तब अगर आप कोई तथ्य छुपाते हैं तो आपका लाइसेंस निश्चित तौर पे मिसकंडक्ट जो हमारी एनरोलमेंट कमेटी होती है, जो हमारी एनरोलमेंट कमेटी होती है वो रद्द कर देगी निश्चित तौर पे। जो तथ्य हैं, कोई भी तथ्य हो, वो छुपाइए मत, बताइए और अपना AIB कीजिए और शांत से प्रैक्टिस कीजिए, सफल वकील बनिए। धन्यवाद।